हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि पता है कि आज टायर 2 का एग्जाम हुआ है आपका केवीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेशन का। तो आज जो है मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। इसके सारे जितने भी 60 एमसीक्यूज आपके आए थे उसका मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ कि क्या आंसर होने चाहिए। तो एज पर माय ये मेरे अकॉर्डिंग है सारे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो अभी फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंग लगा लेना, जितने भी आपके बनते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ वो आपका जो बुकलेट कोड है वो F4 है जो मैं करा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, बुकलेट कोड है आपका F4। तो सबके अलग अलग बुकलेट कोड होंगे तो आपने अकॉर्डिंग लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, आगे पीछे हैं बस। तो 3 है जिसका 2 है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना आंसर। तो ये F4 है, F4 वाले सिंपल सीधा इसी से लगा लेना। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए, और बाद में मैं इसको कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और मार्क्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करा देता हूं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो है अ करिकुलम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल वुड एम्फसाइज, यानी कि रचनावादी सिद्धांत पर आधारित पाठ्यचर्या निम्नलिखित बात पर जोर देता है। किस बात पर जोर देता है भाई? ये करिकुलम बेस्ड जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो करिकुलम्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज पे जोर देते हैं? तो बताइए। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, एक्टिव मीनिंग मेकिंग बाय लर्नर्स, टीचर डोमिनेंट लेक्चर्स, या फिर स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स पे किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं? तो इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हमें क्या होना चाहिए कि जो रचनावादी सिद्धांत पर आधारित पाठ्यक्रम होते हैं ना, वो किस चीज पे जोर देते हैं? वो जोर देते हैं शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय अर्थ निर्माण, यानी एक्टिव मीनिंग मेकिंग बाय लर्नर्स, इस चीज पे जोर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन का आंसर सिंपल हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वन मिनिमम सेफ्टी नॉर्म्स आर मेट, फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स आर शेप ओनली बाय करिकुलम क्वालिटी रेदर देन द फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो, असर्शन और रीजंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े टिपिकल्स होते हैं, उनको पढ़ के समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस जो रहते हैं ना इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसमें थोड़ा जब लैंग्वेज घुमाती है ना तो आंसर को लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस जो इसमें कही जा रही है ना बात, वो क्या है कि न्यूनतम सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के बाद भौतिक अवसंरचना और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, है ना। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये कहना बिल्कुल गलत है, कि लर्नर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं करता, ये कहना गलत है। तो ये क्या है? ये तो गलत बात कही जा रही है। लर्नर आउटकम्स आर शेप ओनली बाय करिकुलम क्वालिटी, सिर्फ करिकुलम क्वालिटी से ही शेप होते हैं लर्निंग आउटकम्स, तो ये कहना भी थोड़ा गलत हो गया। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो देख लो ऑप्शन में कहा है कि बोथ ए आर फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। वेलवेट मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आंसर की ही बता रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल आंसर डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन और रीजंस का क्वेश्चन है अगेन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डेवलपमेंटल डिले में इन्फ्लुएंस क्लासरूम बिहेवियर बिकॉज फ्रस्ट्रेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम अनमेट लर्निंग नीड्स। ठीक है, अ स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया स्ट्रगल विद रीडिंग फ्लुएंसी, विकासात्मक विलंब कक्षा व्यवहार को प्रभावित कर सकता है ना। डेवलपमेंटल डिले में इन्फ्लुएंस क्लासरूम बिहेवियर, ये कहना सही है कि क्लासरूम बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है डेवलपमेंटल डिले, है ना। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम अनमेट लर्निंग नीड्स, ये थोड़ा पॉजिटिव बात कही जा रही है, ये कहना थोड़ा सही है ना। आर कह रहा है कि आ स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया स्ट्रगल विद रीडिंग फ्लुएंसी। देखो, डिस्ग्राफिया वाले को प्रॉब्लम राइटिंग में होती है ना कि रीडिंग में, तो ये चीज तो हो गई गलत कि रीडिंग की बात हो रही है जबकि यहाँ पर राइटिंग की बात होनी चाहिए थी। तो ये स्टेटमेंट है गलत और ये स्टेटमेंट है सही। तो क्या हो गया? ए स्टेटमेंट करेक्ट है,
A is true but R is false, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 ही होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजंस का। अगेन क्वेश्चन फिर वही है, असर्शन एंड रीजन का। न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोग्रेस इन एन ऑर्गेनाइज हायरार्किकल मैनर। रीजन है डेवलपमेंट फॉलोज अ सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो क्या बात कही जा रही है इसमें, तंत्रिका संबंधी परिपक्वता एक संगठित पदानुक्रमित तरीके से आगे बढ़ता है। तो भाई ये हायरार्किकल नेचर से न्यूरोलॉजिकल जो मैच्योरेशंस होती है अपनी ब्रेन्स की, है ना, वो धीरे धीरे ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, हायरार्किकल नेचर में डेवलप होती है। इसमें यही बात की जा रही है, थोड़ी डीप बात है ये, लेकिन इसमें ये बात कर रही है, तो ये कहना तो पॉजिटिव बात है ना, ये तो ठीक है, ये बात तो सही कही जा रही है। और ये हायरार्किकल नेचर में होता है, ये कहना भी सही है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना, कि भाई ये सीक्वेंस में होता है, एक हायरार्किकल नेचर में होता है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों ही, है ना, सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो, है ना, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। तो एक हायरार्किकल नेचर में होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अब ये देख लेंगे दोनों पॉजिटिव है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? तो इसमें भी वही बात हो रही है हायरार्किकल नेचर की, और नीचे वाले में भी बात सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल इसी चीज की बात करते हैं, हायरार्किकल नेचर की। तो क्या है, दोनों क्या है, जो ए है वो बहुत दोनों सही हैं, और ए जो है वो सही व्याख्या करता है ना आर की। तो यही हो जाएगा ए और आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर बेस्ट अंडरस्टूड एज। ठीक है, विकासात्मक प्रतिमान को किस तरह समझा जाना चाहिए, बताइए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को। रिजिड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, रिजिड नहीं होगा, रिजिड नहीं होगा, ये कहना सही नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कहना भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, यूनिवर्सल होती है, देखो माइलस्टोन जो होते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन होते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। भाई कोई बच्चा 9 महीने में 8 से 9 महीने में चलना सीख जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ये यूनिवर्सल माइलस्टोन है जो अचीव दुनिया के सभी बच्चे कर लेते हैं 8 से 9 साल की। तो ये क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ये कहना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 की भी देख लेते हैं, मेजरेबल इंडिकेटर्स ऑफ द मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 5th का 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलिमन का स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइज डैश एजुकेशन एंड द प्रिंसिपल डैश। सेलिमन का स्टेटमेंट जो है 1994 की है ना, ये आपको याद होगा 1994 में आई थी सेलिमन का स्टेटमेंट। तो इसकी ये किस चीज पर बात कर रहा है देख लेते हैं कि सेलिमन का घोषणा में डैश शिक्षा और डैश के सिद्धांत पर जोर दिया है। किस चीज पर जोर दिया गया है, स्पेशल और सेग्रीगेशन। तो देखो सेग्रीगेशन पे जोर नहीं देती, जब कोई पॉलिसी आती है तो वोकेशनल एंड सर्टिफिकेट, तो वोकेशनल पे जोर दे, सर्टिफिकेट पे जोर नहीं देगी। तो रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन इस चीज पे भी जोर नहीं देती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव एंड इक्विटी। इस चीज पे जोर देती है सेलिमन का स्टेटमेंट, इस चीज पे जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान मीटिंग द रिफ्लेक्ट, है ना। कोई बच्चा है भाई, कोई चाइल्ड है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है ना। अब उसमें क्या है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपी प्लान करने में। तो बताइए क्या है ये, किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, मेडिकल डोमिनेंस को। मेडिकल की बात यहाँ पर कुछ भी नहीं कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सेग्रीगेशन एक क्या है, बिल्कुल ही बेकार होता है सेग्रीगेशन, है ना, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लियंस, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका भी 2 हो जाएगा, पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप, है ना। अभिभावक को विद्यालय क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, एक साथ मिलके जो इंटरेक्शन होगा एक टीचर का और पेरेंट्स का, तो उससे क्या होगा,
एक अच्छी आईपी प्लान हो पाएगी, टीचर एक अच्छी आईपी प्लान कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मैचिंग ऑफ द प्रोफेशनल गिवन द कॉलम ए। अच्छा, ए और कॉलम बी, ए और बी दे रखे हैं ना, कॉलम ए और बी दे रखे हैं। अब इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, मतलब मैच करना है। तो मैच करना है तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं तो क्या होना चाहिए तो देख लेते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर देख लेते, स्पेशल एजुकेटर का काम क्या है? स्पेशल एजुकेटर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, करिकुलम एडेप्टेशन, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट और क्या है, साइको एजुकेशनल असेसमेंट। तो भाई ये है, देखो काउंसलर क्या करता है, देखो ये तो काम काउंसलर का होता है। कौन सा काउंसलर का काम? मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता काउंसलर। स्पेशल एजुकेटर करता है प्रोवाइड करिकुलम एडेप्टेशंस, ये स्पेशल एजुकेटर का काम होता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है? ओटी, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, ये काम होता है इसका। स्पीच थेरेपिस्ट साइको एजुकेशनल असेसमेंट, स्पीच थेरेपिस्ट का काम ये नहीं होता, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह पे काम करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम देखें पहले का बी है, पहले का बी है, स्पेशल एजुकेटर पहले का बी, तो पहले का बी है तो ठीक है, करिकुलम एडेप्टेशन। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का ए है, सेकंड का ए है, सेकंड का ए है, सेकंड का स्पीच थेरेपिस्ट मेंटल हेल्थ सपोर्ट देगा, ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, और सेकंड में सेकंड का ए है ना, ये सेकंड का ए है तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला ए, पहले का सी, स्पेशल एजुकेटर मोटर स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा बेस्ट आंसर करिकुलम एडेप्टेशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पहले का बी और फोर्थ का ए, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन इसका बेस्ट बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रॉस डिसेबिलिटी पे एक क्वेश्चन। मैं बोल रहा था ना, पहले भी वीडियोस में बोला था क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच पढ़ के जाना, तो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आएगी। और यूडीएल बोला था मैंने, एक यूएनसीआरपीडी बोला था, ये सब चीजें बोली थी मैंने। तो जो पढ़ के गया है उसके लिए तो थोड़ा बेनिफिशियल रहा ही है। द क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इज मोस्ट अलाइन विद, ठीक है, संयुक्त दिव्यांग दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक मेल खाता है? किसके साथ? डायग्नोस, स्पेसिफिक, सेग्रीगेशन। मैंने बताया सेग्रीगेशन की बात जहां आ जाए उस चीज को तो आप काट ही दो। कॉमन बैरियर रिमूवल स्ट्रेटेजीज, है ना, बैरियर को रिमूव करना, है ना, सामान्य बाधा वितरण रणनीतियां, है ना, बैरियर्स को रिमूव करना, क्रॉस डिसेबिलिटीज, ये तो काम होता है। इंस्टीट्यूशनल केयर करना, ठीक है। सर्टिफिकेशन बेस्ड प्लानिंग, सर्टिफिकेशन बेस्ड प्लानिंग करना, ये भी नहीं है। इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ आंसर की देखो कि हम कौन कौन से आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कॉमन बैरियर रिमूवल स्ट्रेटेजी। देखिए जो क्रॉस डिसेबिलिटी का एक फोकस होता है ना, वो ये होता है कि जो बैरियर्स होना है उसको रिमूव करना, ये एक मेन फोकस, मतलब क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इस चीज पे फोकस करती है, एक वो के जो क्या कहते हैं बैरियर्स होते हैं ना, कॉमन बैरियर्स है, उसको रिमूव करने पर फोकस करता है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच में अप्रोच। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेडिकल मॉडल फोकस ऑन। मेडिकल मॉडल क्या कहता है? आपने 4 मॉडल पढ़ोगे, मेडिकल, चैरिटी, सोशल, राइट बेस्ड मॉडल। तो मेडिकल मॉडल क्या कहता है कि जो डिसेबिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है ना, मेडिकल कंडीशन है, जन्म से है, ये चीज पे फोकस करता है। बाकी वेयर द सोशल मॉडल फोकस करता है। सोशल मॉडल क्या कहता है कि जो डिसेबिलिटी है ना, क्या है ना, सोशल मॉडल कहता है कि बैरियर्स को रिमूव करने की बात करता है, कि बैरियर्स को हमें खत्म करना है, ठीक है, जो डिसेबिलिटी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस चीज पे सोशल मॉडल फोकस करता है। तो कहाँ है मेडिकल मॉडल? इस चीज पे फोकस करता है। तो मेडिकल मॉडल की बात करते हैं, कहाँ है भाई? मेडिकल मॉडल बात कर रहा है किसकी? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी की बात कर रहा है। और सोशल मॉडल बैरियर की बात करता है। तो इस चीज को प्रॉपर जो फिल कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी ही कर रहा है। बैरियर्स ट्रीटमेंट, पहले बैरियर आएगा ऐसा नहीं है, पैथोलॉजी आएगी यहाँ। अगर ये इसे हम यहाँ लगाते हैं पैथोलॉजी, लेकिन चैरिटी की बात चैरिटी मॉडल करता है, ना कि सोशल। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है द टीचर शुड कम्युनिकेट टू स्टूडेंट दैट एबिलिटी, द टीचर शुड कम्युनिकेट टू स्टूडेंट दैट एबिलिटी क्या है ना, जो टीचर है शुड कम्युनिकेट टू, है ना,
कम्युनिकेट करना चाहिए स्टूडेंट से, ये एबिलिटी क्या है, ये किस तरह की एबिलिटी है बताओ। अनकंट्रोलेबल है या फिक्स एंड अनचेंजेबल है या इंक्रीमेंटल एंड कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट है या एंटायरली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स है, क्या है। तो अनकंट्रोलेबल तो नहीं है, है ना फिक्स एंड अनचेंजेबल है, ठीक है। क्या है ये, और एंटायरली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड है, ये नहीं है, इंटरनल का भी रोल रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वृद्धि और विकास योग्य है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, अभी आप आंसर्स पे फोकस करें, ठीक है। किसी की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं वैसे भी बता दूंगा व्हाट्सएप पे। विच स्कूल प्रैक्टिस मोस्ट डायरेक्टली सपोर्ट स्टूडेंट्स मेंटल वेल बीइंग, ठीक है। कौन सी विद्यालय प्रथा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे सीधे तौर पर समर्थन देती है। इंक्रीज इंस्ट्रक्शनल आवर्स, है ना, शिक्षण घंटों में वृद्धि करना। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम इंक्रीज कर देंगे इंस्ट्रक्शनल आवर्स को, हम कर देंगे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी करेंगे। सेफ मीन्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन या कॉम्पिटिटिव एकेडमिक रैंकिंग, इस पे भी फोकस नहीं करें, हम करेंगे सेफ मीन्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, कि वो इमोशनली एक्सप्रेस कर पाए, है ना। भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित प्रावधान करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अर्ली चाइल्डहुड इज कंसीडर अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट प्राइमरली बिकॉज, ठीक है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है उसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो एक सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। तो ये किस चीज पे प्राइमरली फोकस करता है ना, क्या है ये, तो ये चीज की बात हो रही है। एनालिटिक रीजनिंग पीक अर्ली, या फिर ड्यूरल पाथवे सपोर्ट कम्युनिकेशन आर हाईली अडेप्टेबल, इमोशनली मैच्योरिटी एक्वायर्ड बिफोर वर्बल एबिलिटी, मेमोरी फंक्शनल स्टेबलाइज परमानेंटली। देखो जो अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है ना, अर्ली चाइल्डहुड, वो एक तरह का सेंसिटिव पीरियड होता है, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है। और उस समय जो ब्रेन होता है वो इतना थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जो अडेप्ट कर रहा होता है, तो ये कहना बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि क्या है, हाईली अडेप्टेबल होता है वो पीरियड, है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है वो हाईली अडेप्टेबल होता है ना। और इसमें कम्युनिकेशन सीख रहा होता है, जैसे जैसे जो चीजें सीखता है वो जल्दी एक्वायर भी कर लेता है धीरे धीरे करके। तो ये कहना बिल्कुल सही है, न्यूरल पाथवे में चेंजेस आते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ब्रेन काफी, तो वह अडेप्ट कर रहा होता है, तो ये कहना सही है। तो क्लियर आंसर इसका सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजन, फिर से एक क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन के। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, वेल डिजाइन स्कूल बिल्डिंग कैन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। कहने का मतलब है अच्छी तरह से निर्मित डिजाइन किए गए स्कूल भवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायता कर सकता है। ये कहना सही है कि जो वेल डिजाइन बिल्डिंग्स होती हैं स्कूल्स की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करती हैं स्टूडेंट्स का, ये कहना सही है। और सेकंड है, इसका रीजंस क्या दे रखा है, स्पेस दैट एनकरेज इंटरेक्शन मूवमेंट एंड ऑटोनॉमी एंड मीडिएट पीयर रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट एजेंसी। तो इसका रीजन ये दे रखा है कि ऐसे स्थान जो अंतःक्रिया गतिविधियों स्वायत्तता को प्रोत्साहित करते हैं, सहकर्मी संबंध और विद्यार्थी सक्रिय में मध्यस्थता करते हैं। तो इसका जो असर्शन है और रीजंस हैं क्या एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, तो ये आप इस चीज को देखो। तो इसका जो असर्शन और रीजंस है वो देखते हैं ठीक है या नहीं है, या गलत है कुछ इसमें स्टेटमेंट में। तो अच्छी तरह से निर्मित डिजाइन किए गए स्कूल, है ना, तो इम्पैक्ट डालते हैं इनडायरेक्टली, और सपोर्ट एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट करते हैं। सोशल इमोशनली डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना,
वेल डिजाइन बिल्डिंग्स अगर होंगी तो ये कहना ठीक है कि वेल डिजाइन बिल्डिंग से सोशल है ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट है ना सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, ये कहना सही है। और इसका रीजन क्या दे रखा है कि ऐसे स्थल अंतःक्रिया गतिविधियों स्वच्छता को प्रोत्साहित करते हैं और सहकर्मी संबंध और विद्यार्थी सेक्रेटरी में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, ये कहना भी सही है। तो ऑप्शन हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट ए सही है, बी भी सही है और ए जो है वो ठीक है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये दोनों ही सही बात कही जा रही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, रीजन असर्शन और रीजंस दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोमल हैज गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन साइंस, है ना, साइंस में काफी कम मार्क्स, पुअर मार्क्स लाती है कौन, कोमल, एंड फील दैट शी डजंट हैव द टेम्परामेंट, वो क्या नहीं है, अब वो ऐसा फील कर रही है कि उसमें क्या नहीं है, ऐसा टेम्परामेंट नहीं है, ऐसा फील रही है टू डू साइंस करने के लिए। शी एट्रीब्यूट हर फेलियर्स टू, ठीक है, तो ये किस चीज को मानती है, ये तो फेलियर का कारण किस चीज को मान रही है वो, इसमें विज्ञान करने की प्रवृत्ति नहीं है और कोमल अपनी असफलता का आरोपण किस पर कर रही है, मतलब असफलता के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रही है कोमल, ठीक है। तो किस चीज पे किसको जिम्मेदार चाहिए, लैक ऑफ एफर्ट्स, लैक ऑफ एबिलिटी, लक, या फिर टास्क डिफिकल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक ऑफ एबिलिटी, ठीक है, क्षमता की कमी है, इस चीज को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उसने क्या करा है, एबिलिटी की कमी है, तो इस चीज पे इस क्वेश्चन में फोकस किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि स्क्रीनिंग हेल्प्स इन डैश वाइल असेसमेंट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग क्या है भाई ऑप्शन में, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग रिस्क इंडिकेटर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट, escaping disability certificate, preventing impairment therapy। दिव्यांगता की जांच किस चीज में मदद करता है, तो ये मदद करता है आइडेंटिफाइंग रिस्क इंडिकेटर। तो स्क्रीनिंग से हमें रिस्क फैक्टर का पता चलता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है ना, बच्चा किस तरफ जा रहा है, इस चीज की हमें पहचान हो जाती है, रिस्क फैक्टर हमें पता चल देते हैं, इससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है ना, डेवलपमेंट मतलब डिले किस चीज में हो सकता है, तो उस चीज की पता चल जाता है स्क्रीनिंग में। तो और जो असेसमेंट है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट, है ना, ये चीज सीमा का निर्धारण करता है, तो ये कहना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली क्लासिफाई अंडर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो बता दो भाई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कौन सी है। तो भाई मुझे पता है कि भाई ये जो है विजुअल इंपेयरमेंट की बात करें या हेयरिंग इंपेयरमेंट कर, देखो ये दोनों तो सेंसरी डिसेबिलिटी है पता है, ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट क्या है, लोकोमोटर में आता है, बचा क्या 2, ये क्या है, ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है ना, ये क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आपका 17 का आंसर। अब आता है 18 का, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी यूएनसीआरपीडी प्रमोट किस चीज को प्रमोट करता है, सेग्रीगेशन को प्रमोट नहीं करता, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को भी प्रमोट नहीं करता, ये एक पुरानी अप्रोच है, इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समान मान्यता रखनी चाहिए, चैरिटी बेस्ड वेलफेयर की बात नहीं करता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अर्ली इंटरवेंशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इनिशिएटेड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, और रीजन क्या दे रखा है, न्यूरल प्लास्टिसिटी इज हायर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल ईयर्स, तो असर्शन और रीजंस क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड वाला भी असर्शन रीजन ही है, हाँ, तो इसका जो होगा 19 का जो असर्शन और रीजन है ना, थोड़ा टिपिकल है लैंग्वेज इसकी, तो हो सकता है कि इसका आंसर आप गलत लगाया हो आपने, या हो सकता है कि गलत लगा दिया हो, तो असर्शन और रीजन इसलिए कहता हूँ मैं, ध्यान से पढ़ा करो कि 4 ऑप्शंस ये बहुत ज्यादा
है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कभी कभी, तो इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका अर्ली इंटरवेंशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इनिशिएटेड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो देखो अगर क्वेश्चन को समझा जाए तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अर्ली इंटरवेंशन जो है वो इफेक्टिव रहती है अगर शुरुआती समय में अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कर दी जाए, है ना, इनिशियल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड में अगर उसे अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कर दी जाए तो ये सही है, अच्छी बात है भाई, बच्चे के लिए अच्छी बात है ये। तो उसे समय पर क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी बर्डन को कम करेगी। अर्ली इंटरवेंशन क्या करता है, डिसेबिलिटी बर्डन को कम करने में हेल्प करती है। तो न्यूरल प्लास्टिसिटी इज हायर ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल ईयर्स, है ना, प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान तंत्रिका संबंधित विचलन अधिक होता है। तो ये कहना भी सही है कि शुरुआती समय में क्या होता है, न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना, थोड़े जो उनके कमजोर हिस्से होते हैं ब्रेन के वो एक्टिविटीज करा के, या कह सकते हो कि ऐसे ऐसे ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज करा के वो काफी रिपेयर हो जाते हैं, या कह सकते हो थोड़ा ठीक हो जाते हैं और अपनी एक्टिव हो जाते हैं। वो हिस्से जो ब्रेन के जो थोड़े वीक हो रहे हैं वो थोड़े एक्टिव होने लगते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी या कहते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी में। तो ये कहना भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो ए जो है, जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, एज पर माय ओपिनियन, है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर बनता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है assertion और रीजंस अगेन द चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी रीइंफोर्स डिपेंडेंस, है ना। चैरिटी मॉडल किस चीज पे फोकस करता है, दिव्यांगता पर दिन भर तक सुदृढ़ करता है। देखो चैरिटी मॉडल तो आपको पता है ना क्या कहता है, चैरिटी मॉडल ये कहता है डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो समाज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें चैरिटी की जरूरत है, उन्हें दान दक्षिणा ये चीज दिया जाए ताकि वो सरवाइव कर सके, है ना, जीवन अपना जी सके। तो ये इस चीज पे फोकस करता है, डिपेंडेंसी पे जोर देता है, है ना, डिपेंड होते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वो डिपेंड होते हैं, इस चीज पे फोकस करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द चैरिटी मॉडल व्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी द पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ केयर एंड फेवर, है ना, इनको फेवर किया जाए, इनकी केयर की जाए, ये इस चीज की भी बात ये करता है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, दो बातें दोनों सही कही जा रही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। तो स्क्रीनिंग आपको पता होनी चाहिए, स्क्रीनिंग क्या होती है, ये सब चीजें दोनों डायग्नोस और स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्रीनिंग टूल्स अलोन आर सफिशिएंट फॉर डायग्नोस, मतलब स्क्रीनिंग टूल्स जो होते हैं ना वो सफिशिएंट होते हैं डायग्नोस के लिए। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि यही सफिशिएंट होते हैं, स्क्रीनिंग डायग्नोस करने के लिए यही सफिशिएंट होते हैं स्क्रीनिंग टूल, ये कहना सही नहीं है। स्क्रीनिंग आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू लेबल देम प्रॉपरली, यानी कि जो स्क्रीनिंग से जो आइडेंटिफाई होगा बच्चा उसको हम क्या कर देंगे, लेबल करना भी क्या है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी फॉल्स हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। ठीक है, स्क्रीनिंग के पर्पज से दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 है इन अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड डिसेबिलिटी वाज ऑफन इंटरप्रेटेड थ्रू, इतिहास के शुरुआती काल में दिव्यांगता को अक्सर कैसे समझा जाता था, तो कैसे समझा जाता था, एक आधारिक ढांचे के अनुसार, नैतिक धार्मिक व्याख्या के अनुसार, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक न्याय के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मॉरल एंड रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि नैतिक और धार्मिक व्याख्या के अनुसार इसे देखा जाता था डिसेबिलिटी को। तो ये आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें भी ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव डिसेबिलिटी इमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन डैश एंड डैश, किस चीज का इंटरेक्शन है, तो इम्पेयरमेंट एंड चैरिटी का, इंडिविजुअल कंडीशन एनवायरमेंटल बैरियर का, डायग्नोसिस एंड रिहेबिलिटेशन का, या पॉवर्टी एंड डिसीज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किस चीज का, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कंडीशन एनवायरमेंटल बैरियर्स का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मैचिंग, यानी कि कॉलम ए और बी दे रखा है आपको,
मैचिंग करनी है, तो मैचिंग करते हैं भाई। इसकी मैचिंग क्या होगी? मेडिकल, सोशल मॉडल, ठीक है, राइट बेस्ड मॉडल। राइट बेस्ड मॉडल तो इसकी बात करता है ना, चैरिटी मॉडल। और मेडिकल मॉडल बात करता है इसकी डिसेबिलिटी एंड इंडिविजुअल डिफिसिट, इसकी बात करता है। और सोशल मॉडल जो करेगा चैरिटी मॉडल, सोशल मॉडल करेगा आपका सोशल, इसकी बचा कौन सा? चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल करेगा इसकी बात, तो ये हो जाएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले का बी है और लास्ट वाले का देखते हैं फोर्थ का ए है। पहले का बी है, फोर्थ का ए है। पहले का बी है, फोर्थ का ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं और ऑप्शन में तो नहीं है। पहले का बी है, फोर्थ का ए, पहले का बी है और फोर्थ का ए के ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये इस चीज को सही आइडेंटिफाई कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 25, स्कूल एडमिट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बट डजंट मॉडिफाई द करिकुलम एंड असेसमेंट। मतलब एक स्टूडेंट को एडमिशन लिया गया, डिसेबल्ड पर्सन को एडमिशन दिया गया है, लेकिन उसके लिए मॉडिफिकेशन नहीं की जा रही करिकुलम में कुछ भी, है ना। तो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये इस तरह की जो एजुकेशन होती है ना, उसको इंटीग्रेशन एजुकेशन कहते हैं, आपको पता ही होगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डिसेबल पर्सन को एडमिशन तो दिया जाता है, लेकिन उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। तो ये क्या है? इसकी बात कर रहा है इंटीग्रेशन विदाउट अकोमोडेशन, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये। तो इसका राइट आंसर 2 ही हो जाएगा। अगला है 26 क्वेश्चन नंबर, अ डिसेबिलिटी दैट originate before age 18 and affect adaptive functioning in the typically classify। ये indirectly किसकी बात कर रहा है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ये क्या है? फॉर्मल इगोसेंट्रिज्म है, टेम्परेरी इम्पेयरमेंट है, एज रिलेटेड डिक्लाइन है, तो ये क्या है? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है ना, यानी आईडीडी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन क्रॉस डिसेबिलिटी का, दोबारा से अगेन ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अब ये सेकंड क्वेश्चन है क्रॉस डिसेबिलिटी से। द क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच प्राइमरली एम्फसाइज, किस चीज को एम्फसाइज करती है? सेपरेट पॉलिसी ऑफ ईच डिसेबिलिटी, अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाए, है ना, हर एक डिसेबिलिटी के लिए। तो ये तो गलत है कहना। डायग्नोसिस बेस्ड सेग्रीगेशन गलत है। कॉमन फिलोसफी अबाउट द सपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस डिसेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट नहीं करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिव्यांगताओं के लिए सहायक तंत्र का समान दर्शन शास्त्र होना चाहिए, यही कहना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट अ कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी इन एजुकेशन, है ना, ये किस चीज की बात कर रहा है? तो कौन सी शिक्षा में दिव्यांगता की समकालीन समझ को सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है? कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग बता रही है, इसमें कौन सी है? Disability is the individual deficit best managed separately. Disability is solely medical condition. Disability results from the interaction between individual characteristic and environment. Barrier. All kind of disability can be eliminated through counseling. तो right answer हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। Disability individual deficit best managed by separately, separately नहीं होगा। क्या होगा? Disability is solely medical condition, सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है। ऑल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू काउंसलिंग, काउंसलिंग के थ्रू एलिमिनेट कर देंगे हम सभी तरह के डिसेबिलिटीज को कर सकते हैं, ये कहना सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, विच इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर मोस्ट डायरेक्टली फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग मिलजुल के पढ़ेंगे सभी बच्चे, वो है इंडिविजुअल डेस्क फिक्स इन रो, है ना, इंडिविजुअल डेस्क, सभी की इंडिविजुअल डेस्क को फिक्स कर देंगे रो में, नहीं। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। और सर्विलियंस ओरिएंटेड क्लासरूम, मतलब निगरानी रखेंगे, तो ये कहना सही नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, बल्कि बदलते रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये कहना बिल्कुल सही है, समय समय पर बदलते रहो। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, टू फैसिलिटेट डीपर एंड लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड, है ना, विद्यार्थियों में गहन और दीर्घकालीन समझ विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ। लॉन्ग लास्टिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, उस समझ को विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फोकस प्राइमरली मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे,
ठीक है। रेयरली मेनली डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे भी फोकस नहीं करेंगे, तो ये और ये ऑप्शन तो गलत हो गए। प्रोवाइड मटेरियल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे पॉजिटिव बात है कि लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेंगे, जब भी तो डीप और लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग बनेगी। प्रैक्टिकल करवाएंगे ना, जब हम कर करके सिखाएंगे तो ज्यादा वो समय, लंबे समय तक उसे याद भी रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। द स्टूडेंट विद इमोशनल डिस्टर्बेंस एग्जिबिट फ्रीक्वेंटली एंगर आउटबर्स्ट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट शुड प्रायोरिटाइज। ठीक है, भावनात्मक रूप से विक्षिप्त छात्र क्रोध में बार बार प्रतिक्रिया करता है ना, जो है ना इमोशनली स्टूडेंट के अंदर वो बार बार प्रक्रिया कर रहा है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन में कौन प्राथमिकता दी, किस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अगर बच्चा क्या दिखा रहा है, बार बार क्रोध दिखा रहा है ना, क्या चीज? स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन नहीं करेंगे, पब्लिक रेप्रीमेंट है ना, निंदा नहीं करेंगे हम, है ना, निंदा नहीं करेंगे बच्चे की। शैक्षणिक कार्यभार में वृद्धि यानी कि इंक्रीज एकेडमिक वर्कलोड को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करेंगे बच्चे का, ये दिक्कत क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो चीज को हम देखेंगे। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट बच्चे का करेंगे ताकि हमें रीजंस पता चल पाए, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसका सोल्यूशन भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। पेरेंट्स एंड केयर गिवर इन इंक्लूसिव एजुकेशन आर बेस्ट व्यू एज। ठीक है, तो बताइए पेरेंट्स और केयर गिवर जो होते हैं समावेशी शिक्षा में अभिभावक और पालकों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, किस प्रकार देखा जाना चाहिए, किस तरह से देखा जाना चाहिए भाई केयर गिवर और पेरेंट्स को? तो को एजुकेटर एंड पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन, पैसिव है ना, रेसिपिएंट्स ऑफ सर्विसेज, या ऑब्जर्वेशन ओनली। तो देखो पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, गलत है। ऑब्जर्वेशन ओनली, ये गलत है। और एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन, को एजुकेटर एंड पार्टनर्स की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहना भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बेस्ट और सुटेबल आंसर इसका 2 ही है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते रहे हैं अपने आंसर भी आपने क्या लगाए हैं, है ना, उस पर टिक करके रखे हैं ना, तो बेस्ट रहेगा। तो आप अपना देख लेना स्कोर कितना बैठेगा। 33 का जो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। द अ चाइल्ड विद द ऑटिज्म बिकम द डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप टास्क, द मोस्ट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज क्या होगी भाई, है ना? एक छात्र जिसे ऑटिज्म है ना, वो असंरचित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप टास्क के दौरान परेशान हो जाता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त विकासात्मक रणनीति क्या होनी चाहिए? रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स वर्क परमानेंटली, हम रिमूव ही कर देंगे बच्चे को, ऐसा तो नहीं करेंगे। प्रोवाइड प्रिडिक्टेबल शेड्यूल एंड स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन रोल, तो ये थोड़ा ठीक है कि भाई हम क्या करेंगे, शेड्यूल प्लान कर देंगे, शेड्यूल बना देंगे, है ना, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा, है ना, ये चीजें। इंक्रीज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू बिल्ड अ टॉलरेंस, है ना, तो सहजता को बढ़ाएंगे, ये थोड़ा ये कर तो रहा पॉजिटिव बात, लेकिन इससे बेहतर आंसर हमें मिल चुका है, वो है 2। इग्नोर करेंगे, एनकरेज टू इग्नोर द डिस्ट्रेस टू एनकरेज इंडिपेंडेंसी, ये कहना गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर ये ना होता ऑप्शन में तो राइट आंसर 3 होता, लेकिन इससे बेहतर बात 2 में कही जा रही है, इसलिए राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। जो हमें चाहिए चीज वो हमें 2 में मिल रही है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे फोकस करते हैं। अजर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इज अ वन टाइम एक्टिविटी, ये अजर्शन है। अगर रीजन देखें इसका तो न्यू पेडागोजिकल इनोवेशंस माइट कम अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इज वन टाइम एक्टिविटी। देखो सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिया होगा इसका
आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इज वन टाइम। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की जाती है वो एक ही बार की जा सकती है। ये कहना सही है, हम बार बार कर सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये कहना तो गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं कह रही है। न्यू पेडागोलॉजिक इनोवेशन माइट कम अप फ्रॉम द टाइम टू टाइम बट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट कैन नॉट बी मॉडिफाई। मतलब मॉडिफाई भी नहीं हम कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर को। कोई चीज हमने बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया स्कूल का, तो उस चीज में हम मॉडिफिकेशन एक ही बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो दोनों ही गलत है। तो इसका मतलब फॉल्स है दोनों स्टेटमेंट। कहाँ है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकंसेप्चुअलाइज स्कूल एजुकेशन प्राइमरी एज। ठीक है, ये क्या कह रहा है? स्कूल शिक्षा को मुख्य रूप से किस प्रकार पुनर्परिभाषित करती है, किस चीज पुनर्परिभाषित करती है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग? तो क्या है? कंटेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम एग्जामिनेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, सोशल, एथिकल एंड क्रिएटिविटी। इस चीज की तो बात देखो एनईपी में कही गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, कॉग्निटिव, सोशली, एथिकल, इन चीजों की बात जो कही जा रही है एनईपी में कही जाती है। तो ये आपने आज पढ़ी होगी तो कोई भी लगा सकता है इजीली आंसर। हाईली एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज की बात तो नहीं करी, हम तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात कहाँ से आ गई? तो इसमें द वोकेशनल प्रिपरेशन, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका यही रहेगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर इंक्लूजन, और रीजन दे रखा है कि इंक्लूजन रिक्वायर टीचर टू क्रिटिकली इवेल्युएट देयर ओन बायस एंड प्रैक्टिसेस। तो ये असर्शन और रीजन आपका दे रखा है, असर्शन और रीजन आपका दे रखा है। तो इसका क्या है? टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड रिफ्लेक्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉर इंक्लूजन। शिक्षा प्रशासनिक कार्यक्रमों में समावेशन के लिए चिंतनशील अभ्यास को शामिल किया जाना चाहिए, है ना? यानी कि चिंतनशील अभ्यासों को शामिल किया जाना चाहिए, किसमें? टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम में, है ना? तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये तो ठीक है बात, ये तो सही कह रहा है। इंक्लूजन रिक्वायर्ड टीचर टू क्रिटिकली इवेलुएट देयर ओन बायस एंड प्रैक्टिसेस। के समावेशिता के लिए शिक्षकों का स्वयं के पूर्वाग्रह और आचरण पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है, यानी कि अपने ऊपर वो क्या करें? क्रिटिकली इवेलुएट कर पाए अपनी प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों को। तो ये तो पॉजिटिव बात कही जा रही है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव है और एक दूसरे की बात भी कर रहे हैं। तो क्या है? जो आर है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, ठीक है, आर इज ट्रू, राइट, ठीक है, आर इज ट्रू ऑफ, हाँ, ये इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। असर्शन और रीजन का फिर क्वेश्चन है, यूडीएल का क्वेश्चन है ये। यूडीएल है, यूडीएल इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन रेट्रोफिटेड एकोमोडेशन, और इसका रीजन दे रखा है यूडीएल इग्नोर लर्नर्स वेरिएबिलिटी एट द प्लानिंग स्टेज एंड अकॉर्डिंगली स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन। तो इंक्रीज डिपेंडेंसी को बढ़ाना सार्वभौमिक यूडीएल का क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा टिपिकल है, आप इसमें गलती कर सकते हैं, हो सकता है आपने करी भी हो। क्वेश्चन नंबर 37 का है, ठीक है। तो इसमें यूडीएल का क्वेश्चन है ये, और मैंने बोला था यूडीएल का आएगा जरूर। प्रीवियस वीडियो में मैं जो बताई मैंने, यूडीएल का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि जो यूडीएल है वो इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ रेट्रोफिटेड एकोमोडेशन, तो ये इंक्रीज करेगा, ये कहना गलत है। और यूडीएल इग्नोर लर्निंग वेरिएबिलिटी एट द प्लानिंग स्टेज अकॉर्डिंगली स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे भाई, ठीक है। और वेरिएबिलिटी, ठीक है, और वेरिएबिलिटी को इग्नोर भी नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही फॉल्स हैं, बोथ ए और आर दोनों फॉल्स हो गए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का एग्जांपल क्या है? ऑल्टरनेटिव रिस्पांस फॉर्मेट, एक्सटेंडेड टाइम, रिड्यूस करिकुलम स्टैंडर्ड्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देखो
एकोमोडेशन का एग्जाम्पल एक्सटेंडेड टाइम, असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी इसका एग्जाम्पल है, अल्टरनेटिव रिस्पांस फॉर्मेट भी है, रिड्यूस करिकुलम स्टैंडर्ड्स। तो ये चारों हैं, तो देख लो चारों में है क्या ऑप्शन में, ये रहा चारों, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 है अ सर्टेन रीजन इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, और रीजन है स्टैंडर्डाइज करिकुलम इंश्योर इक्विटी फॉर ऑल लर्नर्स, इक्विटी फॉर ऑल लर्नर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 39 अजस्टेंट रीजंस। देखो अजस्टेंट रीजंस कितने सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका एडजस्टेंट रीजंस का, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन में करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सही है बात। स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंश्योर इक्विटी फॉर ऑल लर्नर्स, यानी कि मानक पाठ्यक्रम सभी शिक्षार्थियों के लिए समता सुनिश्चित करते हैं, ये कहना सही नहीं है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत। तो स्टैंडर्डाइज करिकुलम इंश्योर क्वालिटी फॉर, तो ये मैंने बता दिया कि ये तो सही है लेकिन ये बात गलत कही जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए एंड आर फॉल्स, ए ट्रू बट आर फॉल्स, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व वेरिएशन। विभेदित शिक्षण में किसकी भिन्नता या विविधता शामिल है, किसकी, कंटेंट, प्रोसेस, लर्निंग ऑब्जेक्ट या लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। तो चलो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 40, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 40 पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व वेरिएशन इन, ठीक है, तो विभेदित शिक्षण में किसकी विविधता शामिल है, किसकी है, कंटेंट की, प्रोसेस की, लर्निंग ऑब्जेक्ट की या लर्निंग एनवायरनमेंट की। तो किसकी है, चारों की है ना, तो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, इसकी भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41 पे आते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली जो थी वो किस चीज पे जोर देती है, किस चीज पे जोर देती है, वो जोर देती है प्राइवेटाइजेशन पे जोर नहीं देती है, ठीक है, और यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस चीज पे देती है, इंपॉर्टेंस लेवल पे नहीं करती, और रिप्लेसमेंट ऑफ द टीचर विद टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने पे जोर नहीं देती। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा 42 क्वेश्चन नंबर, इसका है डिस्टेंस एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल एजुकेशन प्राइमरी इन टर्म ऑफ, ठीक है, क्या कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों में भिन्न है। किससे भिन्न है, निम्नलिखित मामलों में भिन्न है दूरस्थ शिक्षा, है ना, से मामलों में भिन्न है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इवैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं, difference of teacher and learning interaction in space time, lack of structure curriculum, elimination of academics, and इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात कर रहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के संप्रेषण में स्थान या समय के अनुरूप होनी चाहिए, ये चीज बात कह रहा है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 43 क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच फीचर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मोंटेसरी। मोंटेसरी अप्रोच किस पे, एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं, तो एक्टिविटी की बात यही कर रहा है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि कर रहा है। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह की, यूनिफॉर्म करिकुलम की बात नहीं करता, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात ये नहीं करता, मोंटेसरी अप्रोच, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द एजुकेशन फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनकी एजुकेशन फिलोसफी क्या कहती है, उनकी एजुकेशन फिलोसफी किस चीज पे जोर देती है, तो वो जोर देती है लर्निंग नेचुरल सराउंडिंग, फोस्टर क्रिएटिविटी, फ्रीडम पे, इस चीज पे ज्यादा जोर देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी पर्सनैलिटी की बात इन्होंने नहीं की है, और इंडस्ट्रियल इफिशियंसी की या क्राफ्टिंग सेंटर की बात महात्मा गांधी ने की है, तो इसका राइट आंसर इसलिए 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है श्री अरविंदो व्यू। अरविंदो का तो व्यू क्या है, ये देखो सिलेबस में भी, जो सिलेबस में वो सब पूछा गया है,
तो अरविंदो का व्यू क्या है एजुकेशन पे, तो उनका व्यू जो था वो सिंपल था, इंटीग्रेटेड इंटीग्रल डेवलपमेंट और फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक, स्पिरिचुअल डायमेंशंस की बात इन्होंने की है अपनी एजुकेशन फिलोसफी में। तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 9 साल का बच्चा है, अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन ऑफ क्वालिटी, इस चीज को कंजर्वेशन क्वालिटी अंडरस्टैंड कर लेता है बट स्ट्रगल विद द एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस नहीं कर पाता, इसका मतलब इससे पहले वाली स्टेज पे वो है बच्चा, इससे पहले वाली स्टेज पर है जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है। ये पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको ये चीज पता होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पॉलिसी सच एज द नेशनल एजुकेशन 2000, देखो 2020 वाली जो है वो किस चीज पे जोर देती है ना, तो एम्फसाइज दैट लर्निंग शुड कैसी होनी चाहिए, किस चीज पे जोर देती है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ड्रिल ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, या फिर बिहेवियर अप्रोच पे टेक्स्ट बुक पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी होनी है, एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, बच्चा करके सीखे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगला है 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 ऑपरेशनलाइज विच ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशन विजन, कौन सा विजन, ठीक है। तो सिंपल आंसर कह रहा है शिक्षा का आधिकारिक नियम किस व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण को लागू करता है, किस चीज को लागू करता है, तो यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज करिकुलम को नहीं करता, एजुकेशन फंडामेंटल राइट लिंक विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल का, प्राइवेटाइजेशन स्कूल एजुकेशन का, या कंपलसरी हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑब्लिगेशन इज एक्सप्लिसिटली प्लेस ऑन स्कूल अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना, तो कौन सा है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम के 2013 के स्कूलों पर कौन सा दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, कौन सा दायित्व निर्धारित किया गया है, ऑब्लिगेशन किया गया है, तो वो किया गया है प्रोविजन ऑफ द रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द लर्नर, लर्नर्स के अकॉर्डिंग क्या होना, रीजनेबल अकोमोडेशन किया जाना चाहिए, ये चीज पे जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है। क्वेश्चन नंबर 50 ये जो आपका 5+3+3+4 करिकुलम डिजाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, पेडागोजिकली हाली क्यों महत्वपूर्ण है ना, तो क्यों महत्वपूर्ण है, मिरर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या रिकॉग्नाइज द प्री प्राइमरी ईयर एज इंटीग्रल टू फॉर्मल स्कूल, रिड्यूस द टोटल इंस्ट्रक्शन आवर्स, या गिव द डिफरेंशियल एम्फेसाइज टू वोकेशनल एंड एकेडमिक करिकुलम। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिकॉग्नाइज द प्री प्राइमरी ईयर इंटीग्रल टू फॉर्मल स्कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 आपका का राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सेंट्रल महात्मा गांधी का जो एजुकेशन पे क्या एम था, उनका किस चीज पे फोकस किया उन्होंने, क्राफ्ट पे ज्यादा फोकस किया है कि करके बच्चे सीखें, इंटीग्रल विद द मॉरल डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने कही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल है, मैं आपको सिंपल सीधा आंसर बताता जा रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, द एम ऑफ एजुकेशन इन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन का क्या एम होता है, एजुकेशन का डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यही होता है कि क्या हो, क्रिटिकल सिटीजन नागरिक बन सके और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें आए, इस चीज को डेवलप करना ही जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन का काम है, इसका राइट आंसर इसलिए 3 हो जाता है। अगला है ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग सिलेबस में थी, आपने पढ़ा होगा, और काफी जो बीएड में भी बहुत पढ़ते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, तो इसका तो क्या है ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टिंक्ट बिकॉज क्या है ये, जो मिश्रित प्रणाली शिक्षा शैक्षणिक दृष्टि से अलग है, क्यों अलग है बताइए, क्योंकि इंटीग्रल फेस टू फेस, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंटीग्रेट फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद द स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन एंगेजमेंट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव है, इसमें थोड़ी नेगेटिव बात की जा रही है, ब्लेंडेड लर्निंग की बात नहीं की जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल को कौन ज्यादा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? फॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एज बाउंडेड। ये तो गलत है, एज बाउंड नहीं होता। फॉर्मल एजुकेशन एक्सक्लूड सर्टिफिकेट, नॉन फॉर्मल ये भी गलत है। देखो ये भी नेगेटिव बात कह रहा है। फॉर्मल एजुकेशन इन इंसिडेंशियल वेयर द नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन प्लान्ड, ये भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही बात कह रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन फॉलो द स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, नॉन फॉर्मल जो होता है एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज बट फ्लेक्सिबल होगी। तो ये क्या है, ये इसकी बात सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का 2 हो जाएगा। अगला है 55, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, असर्शन और रीजन है। आरपीडब्ल्यूडी एक क्या कहता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा अनिवार्य करता है। ये कहना तो सही है कि क्या है, डिसेबल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन अनिवार्य है। ठीक है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मस्ट बी एजुकेटेड ओनली इन स्पेशल, यानी कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो सिर्फ स्पेशल स्कूल में ही पढ़ेंगे। ये कहना गलत है। तो ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 56 पे आते हैं। 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, कंटेम्प्रेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंक्रीजिंग फ्रेम इक्विटी नॉट merely एज एक्सेस बट एज। कहा जा रहा है कि समकालीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति समता को केवल पहुंच के रूप में नहीं बल्कि निम्नलिखित रूप में परिभाषित करती है। ठीक है। इक्विटी को हम पहुंच के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ पहुंच के रूप में नहीं बल्कि निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अलग अलग तरह से भी डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो 56 पहले पढ़ लेते हैं ना, कि कंटेम्प्रेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज फ्रेम इक्विटी नॉट मनी कंसिस्ट बट। देखो इसमें कहा जा रहा है कि समकालीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति समता को केवल पहुंच के रूप में नहीं देखती है, यानी इक्विलिटी को पहुंच के रूप में नहीं देखती है बल्कि निम्नलिखित रूप में परिभाषित। अलग अलग तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूनिफॉर्म करिकुलम प्रिस्क्रिप्शन, ये नहीं हो सकता। डिफरेंशियल रिसोर्सेज एलोकेशन बेस्ड ऑन नीड, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट बेंचमार्क, ये नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। इक्वल फंडिंग सभी इंस्टीट्यूट को, नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाता है इस बिहाफ पे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। 57 जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है? मानक के तौर पे वो है फ्री। देखिए सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए कि 18 साल तक क्या मिल सकती है। जो डिसेबल पर्सन है उनको फ्री एजुकेशन की बात की गई है 18 साल तक की। तो इसका इसलिए राइट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहा गया है कि जो एजुकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन की गई है राइट टू एजुकेशन के। तो इसको अगर हम देखें तो क्या है, 21A में इसको शामिल किया गया है। 21A में इसकी बात कही गई है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी इसको ऐड किया गया है। तो इस तरह से 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 जो कहता है वो असर्शन और रीजन का है। वो कह रहा है इंक्लूजन इज द राइट बेस्ड अप्रोच रेदर देन द चैरिटी मॉडल। ठीक है। यानी कि समावेशी जो इंक्लूजन है वो राइट बेस्ड अप्रोच है, ये बात तो कहना सही है, रेदर देन द चैरिटी मॉडल। ठीक है। ना कि किस पे बेस्ड होनी चाहिए, चैरिटी मॉडल पे। तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जबकि सेकंड में कहा जा रहा है कि इंक्लूजन इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। तो ये कहना सभी नहीं है, सभी लर्नर्स के लिए। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो इसका मतलब पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो ए ट्रू आर फॉल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का वो है 60, क्वेश्चन नंबर 60। इन अ कंपैरिजन टू हर पेयर अनीता रियली स्ट्रगल विद द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि अनीता नाम की लड़की जो स्ट्रगल कर रही है किसमें, वर्ड्स की स्पेलिंग को याद करने में, लिखने में, इन चीजों में स्ट्रगल कर रही है। तो जो टीचर है उसके लिए कुछ अलग अलग सेट ऑफ वर्ड्स बना क्या कहते हैं डिफरेंट करता, असेसमेंट करता है कि किस किस तरह के हो सकते हैं। तो टीचर क्या कर रहा है, वो जो बच्ची को प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए टीचर मॉडिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। एनरिचमेंट या एक्सेलरेशन या स्कैफोल्डिंग नहीं करेगा। ठीक है। उसे आती है तो मॉडिफिकेशन इसका ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। तो 60 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 2। तो ये है 60 एमसीक्यूज। तो आप इसको देखिए कि 60 जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के उसमें से कितने आपके सही बैठ रहे हैं एमसीक्यूज में। और मैं आपको बता दूं कि पेपर काफी इजी था, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यूज हो, दोनों ही पेपर काफी इजी आए थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ क्या रहेगी तो मैं आपको बताता हूं। एक है आपका ओबीसी, एक है आपका यूआर
और एक है एससी और एसटी, है ना, एसटी। देखिए यूआर वाले बच्चे क्या हैं, अगर 50 से आप 55 ला रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ तो इसका मतलब आप ठीक स्कोर कर रहे हैं। और अगर ओबीसी वाले की बात करें तो ओबीसी वाले 45 से अगर 50 नंबर ला रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ तो वो भी ठीक, वो सेफ है। और अगर एससी एसटी वाले की बात करें तो 40 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो 40 से 45 तो आप मान के चलिए आप थोड़ा सेफ जोन में बैठे हुए हो। तो ये तो आपके एमसीक्यूज के मार्क्स है नेगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव भी तो काउंट होगा। डिस्क्रिप्टिव आपका 40 नंबर का है, 40 में से इन तीनों कैटेगरीज के लिए लगभग आप 25 से 30 मार्क्स अगर ला रहे हैं, 25 से 30 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं, है ना, तो आप समझ लीजिए कि टोटल मिला के जो आपका स्कोर बनेगा तो आप एक सेफ जोन में हैं, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इनको मिला के जैसे ओबीसी वाले के 50 नंबर आए एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग के साथ और डिस्क्रिप्टिव में उससे मिल गए 25 मार्क्स, तो टोटल आ गए 75 मार्क्स। अब 75 मार्क्स का क्या बनने निकलेगा, 85% निकलेगा। जब आप इसका 85% निकालते हैं तो वो आपका मेन स्कोर रहेगा टायर 2 का, और इस बिहाफ पे आप सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कट ऑफ का क्या क्या हो सकती है अगर आप इतने ला रहे हैं नंबर दोनों मिलाकर तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है डिस्क्रिप्टिव में आपको कितने आ सकते हैं, साथ साथ एमसीक्यूज में आपके कितने करेक्ट बैठ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, एमसीक्यूज की भी मैं प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर है वो भी करा रहा हूँ, टॉपिक्स जो हैं वो भी धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। बाकी कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आने वाली जो समय है उसमें जो ऐप हमारा बन रहा है डेवलप हो रहा है तो उस ऐप पे भी सारी वीडियोस में जो डिसेबिलिटीज की सारे सेक्शंस ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, जो प्ले स्टोर पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जब आएगा तो मैं बता ही दूंगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।